वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी इस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम कृति का भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी इस पाठ का ये सेशन नंबर 1 है। रीढ़ की हड्डी इस पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। यह जो आपका पाठ है वह एक एकांकी है। अब एकांकी का अर्थ क्या होता है, इसे हम आगे देखेंगे। रीढ़ की हड्डी इस पाठ के माध्यम से, इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियां की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास की ओर और तथा साहस को दर्शाया है। अब जैसे कि हम सबको पता चल चुका है कि यह एक नाटक है और नाटक में एकांकी है। आप सबने इसके पहले नाटक यह शब्द सुना है, बहुत सारे बच्चों ने नाटक देखे भी होंगे। तो अधिकतर जो नाटक होते हैं वो अलग अलग अंकों के होते हैं। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, इस प्रकार के अलग अलग अंकों के नाटक होते हैं। जैसे कि देखो, हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म लगातार 3 घंटे की होती है और उसमें 3 घंटों में फिल्म का जो उद्देश्य होता है वो शुरुआत से अंत तक हमें एक साथ देखने को मिलता है। सिर्फ उसमें एक ब्रेक हो सकता है जब हम थिएटर में देखने के लिए जाते हैं। लेकिन एकांकी में या नाटक में क्या होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से नाटक को पात्रों के माध्यम से देखते हैं। वहां पर सजीव पात्र हमारे सामने नाटक करते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो अलग अलग अंकों में होता है। और एकांकी में क्या होता है कि एक ही अंक में खेला जाने वाला वह छोटा सा नाटक होता है, संक्षिप्त में वो खेला जाता है। अब आपका जो पाठ रखा गया है रीढ़ की हड्डी, इसमें लेखक ने यह जो एकांकी है एक छोटा सा नाटक लिखा हुआ है और इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति जो रूढ़िवादी मानसिकता रखी हुई है। अब कौन सी रूढ़िवादी मानसिकता है समाज में लोगों के मन में कि देखो, स्त्रियों को हमेशा द्वितीय स्थान दिया जाता है और हमेशा द्वितीय स्थान देना चाहिए। उसी प्रकार घर में देखो, हम देखते हैं कि लड़का और लड़की में भी भेदभाव किए जाते हैं। ये सारी जो मानसिकता है स्त्रियों के संदर्भ में कि स्त्रियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, ज्यादा लिखाना नहीं चाहिए, उनकी जो शिक्षण होती है वो मर्यादित रखना चाहिए, क्योंकि उनको कितना भी वह पढ़ लिख जाए, कितना भी वो कॉलेज जाए, फिर भी उनको घर का ही काम करना है। और पढ़ाई लिखाई का जो मक्तेदारी है या बाहर जाकर काम करने की मक्तेदारी है, सिर्फ वो पुरुषों की है। इस प्रकार की समाज की जो रूढ़िवादी मानसिकता है, इस मानसिकता पर लेखक ने प्रहार किया है और उससे निर्माण होने वाली जो समस्या होती है, स्त्रियों के संबंध में जो शिक्षा होती है, उसको प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि शिक्षा से ही स्त्रियों के अंदर आत्मविश्वास और साहस आता है। तो इस एकांकी में लेखक ने अलग अलग पात्रों के द्वारा हमें यह चीज दृश्यात्मक रूप में बताने की कोशिश की है। अब देखते हैं हमारी इस एकांकी के पात्र। बच्चों, अब देखिए, जब आप ये पाठ वास्तव में पढ़ेंगे आपके कक्षा में, तो आप बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से 3-4 बच्चों का ग्रुप कर लीजिए और इस एकांकी को अपने कक्षा में प्रस्तुत करें। जब आप खुद इस एकांकी को प्रस्तुत करेंगे तो जिस पात्रों को आप निभा रहे हैं, उन पात्रों का जिस प्रकार से वर्ताव है या उस पात्रों को आप अपने अंदर महसूस करेंगे तथा उस पात्रों के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को एक आदर्श और एक उचित संदेश दे पाएंगे। तो देखते हैं आज के हमारे इस एकांकी के पात्र कौन कौन है। इस एकांकी का प्रमुख पात्र है उमा। अब उमा जो है वो कौन है? BA पास चरित्रवान एक लड़की है जिसका चेहरा बहुत ही आकर्षक है और अधिक पढ़ाई करने की वजह से उसके आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। राम स्वरूप कौन है? उमा के पिताजी। प्रेमा उमा की माताजी है। शंकर
इस नाटक का वह पात्र है जो उमा को देखने आने वाला लड़का है। गोपाल प्रसाद कौन है? जो उमा को देखने आने शादी के लिए जो लड़का आने वाला है देखने के लिए, उस शंकर के पिताजी हैं जो पेशे से वकील है। और रतन यह कौन है? राम स्वरूप इनके घर का एक नौकर है। तो इस प्रकार इस एकांकी में कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पात्र है। अधिकतर देखा जाएंगे जब हम नाटक को पढ़ेंगे या नाटक को आप जब प्रस्तुत करेंगे आपके कक्षा में, तो अधिकतर आपके सामने राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद, यह 2 पढ़े लिखे व्यक्ति आपको आपके रंगमंच पर दिखाई देंगे। जबकि उमा जो है नाटक के मध्य में आती है, लेकिन उसका समय बहुत कम है। इस नाटक में कम समय होने के बावजूद में इस नाटक का सशक्त पात्र या प्रमुख पात्र हम उमा को कहेंगे। अब उमा को हम सशक्त और प्रमुख पात्र नाटक का क्यों कहेंगे, ये नाटक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तथा इस नाटक का जो शीर्षक है उसके बारे में भी हम इस पाठ को पढ़ते हुए उस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों चलो आज हम हमारी एकांकी की शुरुआत कर देते हैं। हमारी एकांकी की शुरुआत है रीढ़ की हड्डी। अब देखिए रीढ़ की हड्डी एक क्या होता है, हम सबको पता है कि हमारे शरीर में यह शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसे हम बैकबोन कहते हैं। और बैकबोन के वजह से ही हमारा शरीर कमजोर है या मजबूत यह तय होता है। वह हमारा शरीर का मजबूत हिस्सा होता है और वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब लेखक ने इस एकांकी का, इस नाटक का शीर्षक यह रखने का क्या उद्देश्य है, हम धीरे धीरे समझ लेंगे। देखते हैं अब इस एकांकी के शुरुआत में लेखक हमें रंगमंच पर की तैयारी बता रहे कि कौन से पात्र की किस प्रकार की वेशभूषा होते हैं, यह सारे हमें पता चल रहे हैं। अब यह पाठ पढ़ते समय हम नाटक की क्या क्या विशेषता होती है इसको भी मैं आपको बता दूंगी। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़ उम्र के अर्थात 40-50 आयु के बीच में जो व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है अधेड़ उम्र के। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब देखिए यहाँ पर नाटक की शुरुआत में यहाँ पर लेखक ने बताया है कि रंगमंच पर हमें किस प्रकार से आयोजन करना है नाटक खेलने के पहले, कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है और वह रंगमंच पर किसी कमरे पर इस प्रकार का नाटक खेल कर रहा है कि वह क्या कर रहा है, एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आता जा रहा है और तख्त का दूसरा जो सिरा है वह उसका नौकर ने पकड़ा हुआ है। अब देखें बाबू का अर्थ, बाबू कौन है ये हम आगे देखेंगे, जो इसके पहले भी हमने पात्र के रूप में पढ़े हैं। अभी धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस नौकर। बिछा दो साहब। बाबू जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? अब देखिए जब हम इन संवादों को पढ़ेंगे तो आपको यह संवाद किस पात्र के वह लिखे हुए। अब देखिए यहाँ पर बाबू का संवाद किसका है, नौकर का संवाद क्या है वह लिख रहा है। और जब आप एक्टिंग करते हो, एक्शन करते हैं, या आपका उस पात्र के जो हाव भाव होते हैं वह आपको ब्रैकेट में लिखे हुए होते हैं। जैसे कि देखो अब बाबू और नौकर के बीच में बातचीत हो रहे, बाबूजी धीरे धीरे चल रहे हैं और तख्त को मोड़ देने के लिए कह रहे हैं और उस पर नौकर क्या कर रहा है, कुछ चादर या कुछ बिछाने की कोशिश कर रहा है। तो बाबू जरा जोर के आवाज में उसे डांटते हैं, जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, और उसको डांटते हुए, डांट फटकार करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे पास अक्ल नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा अक्ल बांट रहा था तो वहां पर देर से पहुंचा होगा, इसलिए तुम्हें ईश्वर ने अक्ल कम दी है। नौकर तख्त बिछाता है और हाँ ही कहता है। बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलसों से नहाया था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा करियो।
हाँ बस, और सुन, बहू जी से दरी मांग लो इसके ऊपर डालने के लिए। अब देखिए जो बाबूजी है वो यहाँ पर हमें कौन से पात्र के रूप में आ रहे हैं? राम स्वरूप के। इस पात्र की प्रमुख, इस नाटक के प्रमुख पात्र के रूप में ही हमारे सामने आ रहे, जो उस घर के मालिक है। मालिक और नौकर के बीच में यह संवाद चालू है। अब देखिए वह क्या कर रहे हैं कि हमने भी जवानी में कसरतें की है। अब देखिए उनकी उम्र थोड़ी हो चुकी है, 40-50 के बीच की उम्र है, तो वह हमेशा उनको बोलने की आदत है कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में वैसा होता था। तो अब अपने नौकर को वह बता रहा है कि हमने भी जवानी में कसरतें की, कलशों से नहाता था और लोटों की तरह। अब देखिए यहाँ पर उनका कहने का तात्पर्य क्या है? राम स्वरूप इनका अर्थात बाबू इनका अपने नौकर को बता रहे कि हम जब तुम्हारे उम्र के थे तो बहुत सारे काम किया करते थे, और वो भी कैसे? शारीरिक कष्ट वाले काम। तो उनका नौकर काम करने में थोड़ा धीमी तरीके से काम करता होगा, इसलिए वो उसको उपालंब के रूप में या उपहास के रूप में वह बातें कर रहा है और कह रहे कि कलशों से नहाता था और लोटों की तरह। मतलब अब देखिए जब हम नहाने के लिए जो लोटे का इस्तेमाल करता है वो कैसे वजन में थोड़ा पानी उसमें कम रहता है, इसलिए उसका वजन कम होता है, लेकिन कलसे का वजन ज्यादा होता है ना। अगर कलसे में अगर हम पानी डाल देते तो उसको हम आसानी से एक हाथ से नहीं उठा सकते। तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि हम बहुत शारीरिक कष्ट बहुत अधिक करते थे, लेकिन आजकल के नौकर को काम करने में वो बहुत ही आना मतलब कम काम करने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं कि वो शारीरिक दृष्टि से कमजोर है, इसलिए वो उनको कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि सुन, बहू जी से दरी मांग ला। बहू जी मतलब उनकी पत्नी से कह रहे होंगे वो। इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच में मेज पोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट पे सूचना दी है ना, जब आप नाटक खेलेंगे तो आप ये एक्शन सब करेंगे कि बाबू क्या करे कि मेजपोश ठीक करे, वहां पर कमरे में जो है गुलदस्ते को झाड़न से साफ करे, कुर्सी पर 2-4 हाथ लगाते अर्थात उसको साफ करे। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, अब देखिए उसका वर्णन यहाँ पर किया है कि वह कैसे गेहुए रंग की है, उसका कद थोड़ा छोटा है, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब अर्थात कौन? राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप धोती? हाँ। अब देखिए यहाँ पर हम इसके पहले संवादों में हमने पढ़ा था कि जो राम स्वरूप थे वो अपने नौकर को कौन सा काम करने के लिए कहते हैं कि बहू से अर्थात उनके पत्नी से वो चद्दर को मंगवाने का काम बताते, लेकिन वह क्या बताते हैं उसको नौकर जाकर उसे क्या कहता है? धोती लाने के लिए। इसलिए इससे हमें क्या पता चलता है कि उनका नौकर कैसा है? थोड़ा भुलक्कड़ है, और इसीलिए उनकी जो पत्नी है प्रेमा वो थोड़ा गुस्से में आती है और कहती है कि अब धोती की क्या जरूरत है तुम्हें, जल्दी जल्दी में तो दूसरा काम महत्वपूर्ण है। तो इस पर राम स्वरूप कहते हैं धोती? मैं हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप को भी आश्चर्य होता है कि धोती मैंने कब मंगवाई थी ना। प्रेमा हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा यही तो कह रहा था रतन। अब देखिए रतन ने क्या किया था, उनको चद्दर के बदले में धोती के लिए कहा था, इसलिए दोनों में कंफ्यूजन हो गया। राम स्वरूप क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? डांट मतलब देखो जिसके मतलब हम अनसुनी बातें कहते हैं या किसी को हम एक बात कहते हैं उसको सुनाई नहीं देते हैं, तो कान के बीच में जो पर्दे होते हैं उसके वजह से उसको सुनाई नहीं देता होगा, इसलिए वो कहते हैं कि तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कही का। प्रेमा अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन और दरी? प्रेमा दरी यही तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है।
राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते। अब देखिए इसे नौकर का भी हमें पता चल रहा है कि ये नौकर जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का है, वो थोड़ा भुलक्कड़ है, उसके सामने चीजें रखी हुई है फिर भी उसका ध्यान नहीं है। जब मालक राम स्वरूप और मालकिन प्रेमा उसे बताएगा उतना ही वह काम करने का आदी हो चुका है। अब राम स्वरूप उनको कहते हैं कि बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला। अब देखिए बीबी जी यहाँ पर किसके बारे में कह रहे होंगे, राम स्वरूप और प्रेमा इनकी जो बेटी है। अब उनका नाम हमें तो पता चल चुका है लेकिन पाठ में हम आगे उसको पढ़ेंगे। तो उनके बेटी के लिए उन्होंने कहा है कि बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी से लाने के लिए कहा जाता है। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए बैठना, गुस्सा होना, क्रोधित होना। अब देखिए राम स्वरूप को उनकी पत्नी प्रेमा बता रही है कि तुम्हारी बेटी बहुत गुस्से में है। अब प्रेमा और राम स्वरूप इनकी बेटी गुस्से में क्यों है, इसको हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद के सेशन में। तो इस परिच्छेद में जो कठिन शब्द आए हैं उसे सबसे पहले हम जान लेते हैं। अब देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। अधेड़, 40 और 50 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति। कलसह, घड़ा। पसीना बहाना, परिश्रम करना। गंदुमी, गेहूं रंग की। भीगी बिल्ली की तरह डरा हुआ। डांट, प्लास्टिक या लकड़ी का औरत जो ढक्कन का काम करता है। मुंह फुलाए, नाराज या गुस्से से भरी। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी दिए हैं और इस नाटक में बहुत सारे मुहावरे आए हैं। तो जो मैंने नीले रंग के लिखे हुए हैं वह सारे मुहावरे हैं। तो बच्चों अब तक हमने इस एकांकी में देखे कि 3 पात्रों का परिचय हमने देखा है, राम स्वरूप, फिर उनकी पत्नी प्रेमा और उनके नौकर के बारे में। अब यहाँ पर उनके बेटी का भी जिक्र हो रहा है। अब उनके बेटी के बारे में हम बहुत सारी जानकारी इस नाटक के द्वारा देखेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।